Hello, learners. Welcome back to the YouTube channel of सर्वोदय IAS. आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि द हिंदू में सबसे पहला न्यूज़ कौन सा है। मेरा नाम पूजा कश्यप है और मैं सर्वोदय IAS की तरफ से द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस डेली कंडक्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। पहला न्यूज़ है एडीबी प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 2024-25 एट 7%। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्री में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो प्री में आपको ग्रोथ रेट तो कभी नहीं पूछेगा कि एडीबी की प्रोजेक्शन क्या थी, कि हमारा ग्रोथ रेट क्या है। बट क्या हमसे पूछा जा सकता है वो है कि एडीबी के बारे में, और ये हमसे पहले भी पूछा जा चुका है। आई गेस 1 या 2 साल पहले प्री में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एडीबी के बारे में पूछा था। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एडीबी क्या है। एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला यानी कि फिलीपींस में लोकेटेड है। जब मैं बोल रही हूँ तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इन सब चीज़ों के नोट्स बना लेंगे ताकि आपको एग्जाम के टाइम में इनको रिवाइज करने में आसानी हो सके। इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एट प्रेजेंट 68 मेंबर्स हैं और इसके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो हैं जापान और यूएसए। हाँ, यूएसए भी इसका शेयर होल्डर है और इसकी जो मेंबरशिप है वो ओपन है आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, आउटसाइड एशिया ऑल्सो। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भले ही इसका नाम है, बट सिर्फ एशिया के ही लोग इसके मेंबर्स नहीं हैं। हर एक जो पूरा वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के लिए इसकी मेंबरशिप जो है वो ओपन रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है वो है क्या। ये जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है वो क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इज एन एनुअल पब्लिकेशन, यानी साल में एक बार आती है, दैट एनालाइजेस द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रेंड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस एशिया। ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ बात करी जाए तो एशिया की इकोनॉमीज का जो ग्रोथ होगा वो 4.9% से होगा 2024 और 2025 में। और इंडिया जो है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह इमर्ज हो रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अभी एक तरीके से रिसेशन तो कह सकते हैं या इकोनॉमिक स्लो डाउन कह सकते हैं, उससे गुजर रही है। हर एक कंट्री में किसी ना किसी तरीके की स्लो डाउन देखने को मिल रही है। और इंडिया ऐसे सिचुएशन में भी अपनी जो पॉजिटिव ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखे हुए है, और एट ग्रोथ ऑफ 7% इज रिपोर्टेड इन 2024 एंड 7.2% इन 2025। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ये दिखाती है कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है, और हमें ऐसे ही ट्रैक को मेंटेन करना है ताकि आगे जो है वो हम ऐसे ही ग्रोथ करते रहें। चाइना का स्लो डाउन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया की दो मेजर इकोनॉमीज हैं, चाइना और इंडिया। तो जब एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो चाइना को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो चाइना इज एक्सपेक्टेड टू स्लो एट 4.8% इन 2024 एंड 4.5% इन 2025 ड्यू टू वीक प्रॉपर्टी मार्केट। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट इन 2024 एंड 2025। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन रिसेंटली इंडिया में थोड़ा इंक्रीज हुआ है आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। तो अब जाके 2024-2025 में एडीबी की प्रोजेक्शन है कि जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हो जाएगी। What does the report say about India? The ADB's revised forecast for India's growth is 7% as reported in their latest Asian Development Outlook. देखते हैं कि की फैक्टर्स क्या है, किन कारणों की वजह से एडीबी को ये लगता है कि इंडिया जो है वो इतना हाई रेट से ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है रोबस्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हाई हैं, और इन्वेस्ट लोग तभी करते हैं जब उनको जो रिटर्न्स हैं वो हाई मिलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं इन्वेस्टमेंट पे, मतलब उनके रिटर्न्स जो हैं वो हाई हैं, तो उनको जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा वो हाई रहेगा, जिसकी वजह से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूविंग कंजम्पशन डिमांड। पिछले सर्वे में हम पिछले जो दिन की एनालिसिस थी उसमें हमने बात करी थी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसमें हमने देखा था कि हाउस होल्ड की जो कंजम्पशन है वो इम्प्रूव हुई है।
तो एडीबी भी सेम बात बोल रहा है कि जो इंडिया में कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया का ग्रोथ है, जब कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, यानी कि दिस इज अ साइन कि डिमांड इज इंक्रीजिंग, एंड इफ डिमांड विल इंक्रीज देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज, and production will increase means there is an overall growth in the economy. स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर, इंडिया का हमेशा से जो ब्राइटेस्ट स्पॉट रहा है वो रहा है हमारा सर्विस सेक्टर, और यही चीज हमें अभी दोबारा से देखने को मिल रही है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, यहीं से हमारे एक्सपोर्ट्स भी सबसे ज्यादा होते हैं। हम देखते हैं हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वो जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। तो ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ये हमारी जीडीपी में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। However, the report also acknowledges potential risks. अब हर चीज तो पॉजिटिव हो नहीं सकती है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि ग्लोबल शॉक्स, अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक डिसरप्शंस इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट और एडवर्स वेदर इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर कुड हिंडर इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, टूरिज्म की रिकवरी हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ रही है। अभी हमने देखा कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको अनचेंज छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती हैं। किसी तरीके का हमें इन्फ्लेशन जो है वो भी हम कंट्रोल में रख पा रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो भी एक अग्रीड पेस पर चल रही है इस वजह से, और डिसलरेटिंग इन्फ्लेशन। चैलेंजेस क्या क्या है, तो वीकर ग्लोबल डिमांड। अब पूरी दुनिया अगर वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ स्लो डाउन, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो है वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये डिमांड जब कम हो रही है, यानी कि जो ग्लोबल डिमांड है वो कम हो रही है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ग्लोबली इंडियन गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। चाइनाज ग्रोथ, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन चाइना कुड हैव रिपल इफेक्ट्स ऑन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। और चाइना जो है वो इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल मार्केट में। तो अगर चाइना में हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा, यानी कि जो चाइना की प्रोडक्शन है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो भी स्लो डाउन करेगा। तो इसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हम करते हैं चाइना से, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ऑल द इकोनॉमीज ग्रो टुगेदर। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज कुड क्रिएट इकोनॉमिक डिसरप्शंस। कल को जा करके अगर गवर्नमेंट का मन करे कि हम इंडिया को बिल्कुल एक क्लोज्ड इकोनॉमी बना दें, कि हम ना ट्रेड करेंगे ना कुछ, तो ये जो अब ये फोरकास्ट है, ये कोई आकाशवाणी तो है नहीं, भविष्यवाणी तो है नहीं, ब्रह्मा की लकीर है नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर कुछ ऐसी पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो जाती है जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होगा, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये सही नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। स्टैचू ऑफ वैलर वॉचेस ओवर बैटल फॉर आहोम प्राइड इन जोरहाट। अब आप, ये न्यूज पीस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वर्ड जो है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आहोम किंगडम। तो आहोम किंगडम जो है वो हमारा एक किंगडम है आसाम का, मेडिवल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम, जिसकी जो फाउंडेशन है वो रखी थी 1228 में बाय सुकाफा अ थाई प्रिंस। ये इनका जो ओरिजिन है ताई प्रिंस का, ये चाइनीज ओरिजिन के थे। ठीक है। और यहाँ डेडिकेटेड टू स्वर्गदेव सुकाफा हु केम फ्रॉम चाइनाज यूनान टू एस्टैब्लिश आहूम डायनेस्टी दैट रूल्ड आसाम फॉर 600 years until the British टेक ओवर इन 1800s। तो यानी कि यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक आहूम डायनेस्टी के फाउंडर जो है सुकाफा, और दूसरे लचित बोरफुकान। अब लचित बोरफुकान का अगर हम न्यूज़पेपर आप लोग डेली फॉलो करते होंगे, तो इनका नाम बहुत ही ज्यादा लिया जाता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने स्पीचेस में, कि ये एक बहुत ही कह सकते हैं करेजियस वॉरियर थे, जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो रहा है बैटल ऑफ सरायघाट में। बैटल ऑफ सरायघाट क्या था? तो पहले हम देख लेते हैं कि लचित बोरफुकान क्या थे। ही वॉज अ लेजेंडरी मिलिट्री कमांडर। दिस बैटल और इनका जो लीडरशिप रहा है वो 1671 के बैटल ऑफ सरायघाट में सबसे ज्यादा रहा है। दिस बैटल थ्वाटेड अ मुगल इन्वेजन एंड इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री फीट्स इन असमीज हिस्ट्री। अगर हम अपने हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम नहीं सुनते हैं, बट अगर आप आसाम जाते हैं तो वहाँ के लोगों के नाम पर, वहाँ के लोगों की जुबान पर इनका जो नाम है बिल्कुल रटा हुआ होता है, क्योंकि इनको वो एक हीरो मानते हैं। जैसे बिहार के लोगों के लिए वीर कुंवर सिंह है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ के लोगों के लिए लचित बोरफुकान है। इस इनका जन्म 1662 में हुआ था और ये बहुत ही अपने स्किल्स और ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। When the Mughals launched a major defensive against Assam in 1671, Lachit was tasked with defending the kingdom. The Battle of Saraighat was fought on the banks of Brahmaputra River. It was a decisive Ahom victory and the Mughal was forced to retreat and Assam's independence was preserved. तो जब हम बात करते हैं कि जो मुगल आर्मी थी वो एक अनडिफीटेबल आर्मी थी। जनरली ये कहा जाता है कि जो मुगल आर्मी थी उसने किसी से भी डिफीट को स्वीकार नहीं किया था और पूरी इंडिया, होल इंडिया वॉज अंडर मुगल कंट्रोल। बट दिस वॉज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ असम। लचित बोरफुकान ने बैटल ऑफ सरायघाट में मुगल्स को जो है वो मात दी थी। नेक्स्ट न्यूज बीफ पर आते हैं। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है अहोम किंगडम के बारे में कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनका कल्चर एंड रिलीजन कैसा था, और फिर उनका जो 18th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिक्वेंटली उनको एनेक्स कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे GS1 के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि मॉडर्न या मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ सरायघाट भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन से रिवर के किनारे हुआ था ये पूछा जा सकता है। किन के बीच में हुआ था ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पीस पर आते हैं। फायर डिस्ट्रॉयज नियरली 100 हेक्टेयर्स ऑफ वायनाड सैंक्चुरी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये न्यूज नहीं है। ये न्यूज जो है वो GS3 के एक टॉपिक में आ सकता है, जो है वाइल्ड फायर्स या फॉरेस्ट फायर्स। कि फॉरेस्ट फायर्स का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या कॉजेज होते हैं उन सब। लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है वायनाड सैंक्चुरी या वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी केरला में है और इसमें बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट, टाइगर, गौर, फोर हैंड एंटीलोप। और ये जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप जाके देखें कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप कैसा है, कौन कौन सी जो सैंक्चुरीज हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स जो हैं वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं। ठीक है। 4 रेंजेस, ये जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है 4 माउंटेन रेंजेस को कंप्राइज करता है, सुल्तान बथेरी, मुथंगा, Purichiat and Tholupetti. Each range has unique topography, vegetation and wildlife. और ये एक इको टूरिज्म हब है। इको टूरिज्म का क्या मतलब होता है? जहां आप इकोलॉजी और टूरिज्म दोनों पर एक साथ ध्यान देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इको टूरिज्म। यहाँ जीप सफारीज होती हैं, बोट राइड्स होती हैं और ट्रैकिंग वगैरह होता है। जाना जाता है अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए। और दिस सैंक्चुरी इज कंटिग्यूअस टू द टाइगर रिजर्व्स ऑफ नागरहोल एंड बंदीपुर ऑफ कर्नाटका एंड मुदुमलाई और इन तमिलनाडु। तो ये हमारे प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने अपने प्रीवियस के क्वेश्चंस पे ध्यान दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास की कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, और इसमें तो मैंने ये भी बताया कि इसमें कौन कौन सी माउंटेन्स गुजरती हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो हमें लगता है कि ये स्टैटिक चीजें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से ही उठ के आती है। न्यूज़पेपर में एक छोटा सा पीस होगा इसके बारे में जिस पे हम ध्यान नहीं देंगे और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मेरा काम यही है कि मैं उस पर ध्यान दूं और आप तक उस इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर आऊं। काबिनी रिवर। काबिनी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू दिस सैंक्चुरी। और ये रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में एक किसी नेशनल पार्क से रिलेटेड ऐसा सवाल पूछा जा चुका है कि उस नेशनल पार्क से कौन सा रिवर होके गुजरता है। तो यहाँ हमारे लिए कावेरी रिवर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का। और प्लस वो
फ्लो करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। किस तरीके का फ्लोरा फौना पाया जाता है? deciduous forest, west coast semi evergreen forests and plantations of teak, eucalyptus and grevillea. Elephant, tiger, gaur, panther, sambar, spotted deer, barking deer, wild boar, sloth bear, नीलगिरी लंगूर, etc. नेक्स्ट न्यूज पीस पर आते हैं। इसरोज जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज माइलस्टोन। अब इसरो ने अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीट अचीव करी है कि अभी जो रिसेंटली उसने हमने सैटेलाइट लॉन्च करी थी पोएम 3, यानी पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, और इसमें हमने अचीव किया है मिनिमल डेब्रीज या जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज। डेब्रीज क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि डेब्रीज होते क्या है। तो ये जो स्पेस डेब्रीज हैं, ये होते हैं जो सैटेलाइट्स हैं उनके टुकड़े, सैटेलाइट्स जंक। जब भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इन सैटेलाइट्स की एक टाइम पीरियड होती है, फॉर एग्जांपल 5 साल, 10 साल, या फॉर दैट मैटर 20 साल। लेकिन 20 साल के बाद अब कोई तो जाता नहीं है ऊपर स्पेस में इन सैटेलाइट्स को वापस लाने के लिए कि चलो अब इनका काम खत्म हो गया है, अब इनको हम जाके वापस लेके आते हैं। यानी इनका काम होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में ही मंडरा रहे होते हैं, या तो हमारे अर्थ के चारों तरफ या मून के चारों तरफ, कहीं ना कहीं ये जो है ये मंडरा रहे होते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स के जंक हैं इन्हीं को बोलते हैं स्पेस डेब्रीज। और इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो डेब्रीज हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये डेब्रीज यानी कचरा है ना। अगर आसान भाषा में बोला जाए कि ये डेब्रीज क्या है, तो ये कचरा है। अब अगर आपके घर में आप कूड़ा जो है वो बाहर नहीं फेंकेंगे, कोई चीज जो पुरानी हो गई है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे और इधर उधर उसको रखते जाएंगे, वो इधर उधर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप चलते चलते उससे टकरा जाइएगा, गिर जाइएगा, आपको चोट लग जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हो सकता है स्पेस में भी। हम अगर कोई 20 साल पुरानी सैटेलाइट है जो ये हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ मान लीजिए मंडरा रही है, आज हम दोबारा एक नई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो ये जो सैटेलाइट है इसको अगर यहाँ पहुंचना है और इसका भी पाथ वही है, तो देर आर हाई चांसेस कि ये हमारी नई सैटेलाइट जो है वो हमारी पुरानी सैटेलाइट से टकरा जाएगी और इसका जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। केसलर एक स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत पहले ही इस फिनोमेना को प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर हम स्पेस डेब्रीज पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है ये हमारे जो आने वाली सैटेलाइट्स हैं उनको इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आपस में ये टकराने लगेंगी और इनका जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसरो ने किया क्या है। ISRO's achievement with PSLV ExpoSat mission is a significant milestone for reducing space debris. ये जो मिशन था ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था और हमारा गोल था कि हम जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज करेंगे। और ये जो है हमारा क्या है, कैसे किया हमने, तो इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग द फोर्थ स्टेज PS4 ऑफ द PSLV रॉकेट एज यूजुअल, इसरो ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ मिनी स्पेस स्टेशन। यानी जो हमारा रॉकेट था PSLV, उसका जो फोर्थ स्टेज था, 3 स्टेजेस थी जिसमें 4 स्टेजेस थी जिसमें से 3 स्टेजेस यूज हो गई, और चौथा जो बचा हुआ स्टेज था जिसका कि देयर वर चांसेस कि वो डेब्री बन जाएगा, उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया था कि अब वो एक डेब्री नहीं बल्कि मिनी स्पेस स्टेशन के जैसा काम करेगा। तो कितनी कमाल की बात है, मतलब आप देख रहे हैं कि उन साइंटिस्ट ने क्या सोचा होगा कि जो चीज जंक, कबाड़ से जुगाड़, मतलब कबाड़ होने वाली जो चीज थी उसको हमने एक मिनी स्पेस स्टेशन बना दिया, कॉल्ड पोएम 3 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और जब ये स्पेस में फ्लोट नहीं कर रहा है, इसरो मैन्यूवर्ड इट फ्रॉम इट्स इनिशियल ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर टू अ लोअर ऑर्बिट ऑफ 350 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर तक इसको भेजा था लो अर्थ ऑर्बिट में। 2000 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है वो होता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये 650 किलोमीटर पे था, बट इसको नीचे करके हम 350 किलोमीटर पे ले आए हैं। The lower Earth orbit facilitated a quicker natural re-entry into the Earth's atmosphere. Additionally, they ensured residual propellants were minimized to prevent any accidental breakup during re-entry.
On 21st March, the poem 3 successfully re-entered the Earth's atmosphere, burning up entirely and leaving minimal to no debris. यानी उसके बाद जब ये मिनी स्पेस स्टेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम वापस लेके आए अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जैसे ही ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ ये बर्न हो गया पूरी तरीके से। अर्थ स्पेस में एंटर हुआ, ये बर्न हो गया पूरी तरीके से, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई डेब्रीज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर ये डेब्रीज जो है वो इतनी खतरनाक है तो जरूर कुछ ना कुछ तो किया जा रहा होगा इन डेब्रीज के लिए। तो इंडिया के इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा जो है ये स्पेस डेब्रीज के लिए है। इसके अलावा हमारा एक सिचुएशनल स्पेस अवेयरनेस सेंटर है जो कि इसरो ने बनाया है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे क्लियर स्पेस, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ली है। यूएस ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, चाइना भी कोशिश कर रहा है ऐसे मेजर्स लेने की। तो इन सब से यही प्रतीत होता है कि अब आने वाले टाइम में ये जो डेब्रीज हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से, और अब हम देखते हैं कि पहले इतनी सैटेलाइट्स नहीं लॉन्च होती थी। पहले शायद साल में एक बार या 2 साल में एक बार इस तरीके से हम देखते थे कि सैटेलाइट्स लॉन्च होती थी, बट अब हर कंट्री जो है वो इस स्पेस के गेम में एंटर कर चुकी है। हर कंट्री, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंट्री स्पेस में अपनी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है। तो स्पेस में भैया इतनी जगह तो होनी चाहिए कि इन सब सैटेलाइट्स को अकोमोडेट किया जा सके। तो जरूरी है कि ये जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं इनको हम रिमूव करें और नई सैटेलाइट्स के लिए जगह बनाएं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी का, जो कि साइन हुई थी 1967 में। इसके अलावा एक लायबिलिटी कन्वेंशन है 1972 में, और ये सब रिलेटेड है स्पेस डेब्रीज से। इसीलिए जरूरी है कि आप इन सब पे ध्यान दें। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन है पोएम 3 मिशन के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल was a clever strategy by ISRO to utilize a spent rocket stage and achieve two goals: scientific experimentation and minimizing space debris। और ये पार्ट था हमारा एक्सपोसैट मिशन का जो 1 जनवरी को लॉन्च हुआ था। Primary objective of the mission was to deploy ExpoSat satellite into its intended orbit। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अब हम। Is transparency lacking in candidate disclosure? इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। कुछ ही टाइम में अब वोटिंग फर्स्ट फेज जो है वो हमारे इलेक्शंस का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो न्यूज़पेपर है दैट इज फ्लडेड विद आर्टिकल्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, टू कैंडिडेट्स, पार्टीज, एवरीथिंग। और ये जो आर्टिकल है ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जैसे हीनस क्रिमिनल चार्जेस, जैसे कि मर्डर, रेप या कम्युनल वायलेंस, जब ऐसे लोग हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उनका हिस्सा बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रेफर्स टू द फिनोमेना वेयरइन इंडिविजुअल्स with criminal records or facing criminal charges contest elections and hold public office। आप खुद सोचिए कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप वोट दे करके जिता रहे हैं वो क्या है? तो एक क्रिमिनल है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जो आइदर अभी तक सिर्फ चार्जेस हैं या वो चार्जेस कभी कभी कुछ केसेस में प्रूव भी हो चुके होते हैं। It is significant issue in India with notable number of candidates having criminal records। According to data अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक सर्वे करती है जिसमें कि पता चलता है, एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें पता चलता है कि जो क्रिमिनल चार्जेस हैं कैंडिडेट्स पे वो कितने कितने हैं। तो अगर आप इस डेटा को सुनेंगे तो आप बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम कैसे लोगों को वोट देकर के जिता रहे हैं। 2004 में ऐसे कैंडिडेट्स जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे उनका नंबर था 24%। 2009 यानी कि 15th लोकसभा ये नंबर हुआ 30%। 2014 16th लोकसभा 34%। और 2019 यानी हमारा प्रेजेंट लोकसभा जो अभी चल रहा है 17th लोकसभा, ये नंबर है 43%, यानी आधे से थोड़ा कम। यानी 43% ऑफ द लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठे हैं उन पे किसी ना किसी तरीके की क्रिमिनल चार्जेस लगाई गई हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास मसल पावर होता है, मनी पावर होता है। मसल पावर यानी गुंडे मवाली टाइप के लोग, कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहले के टाइम में बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता था। तो बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है कि बूथ को कैप्चर करके किसी कैंडिडेट के फेवर में उसको टिल्ट कर देना कि जितने भी वोट्स उस बूथ से जाएंगे वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जाएंगे। तो मसल पावर, मनी पावर, मनी से इलेक्शंस के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को कुछ घूस दे देना, जैसे शराब की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करना या लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें होती हैं जिनको यूज करके ये जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये अपनी एक्चुअल बातों को बता करके इलेक्शन लड़ेंगे तो कभी भी इनको वोट नहीं मिलेगा। तो क्या हमारे पास कोई लॉज नहीं है जो कि इन कैंडिडेट्स के लिए इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8, ये एक्ट का जो सेक्शन 8 है ये प्रिवेंट करता है ऐसे लोगों को। और बट प्रिवेंट भी ये बिल्कुल लीगल तरीके से, मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं करता है। ये बस इतना कहता है, अ कैंडिडेट मस्ट डिस्क्लोज क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम इन देयर नॉमिनेशन पेपर्स। मतलब आज अगर मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई चार्जेस लगी हैं और मैं कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो मेरा जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें मुझे बहुत डिटेल से इन चीजों को बताना पड़ेगा। However, there is no legal bar on individuals with criminal records contesting elections। मतलब लीगली अभी तक हमारे कंट्री में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने ना दे। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली कॉल्ड फॉर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स टू कर्ब द एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये हर एक सिटीजन का राइट है। हम इलेक्शंस को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि इससे हम हमारे पास ये उम्मीद होती है कि जो भी कैंडिडेट को हम इलेक्ट करेंगे वो जाके हमारे लिए कुछ करेगा। अगर वो खुद ही एक क्रिमिनल रहेगा, खुद ही उसके ऊपर इतने सारे चार्जेस रहेंगे, तो वो हमारे लिए कुछ भी कैसे कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फीमेल क्राइम्स में कन्विक्टेड होते हैं या फीमेल क्राइम्स के चार्जेस उन पर होते हैं। तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स फीमेल्स के लिए बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे? दैट इज अ मैटर ऑफ वेरी इंटेंस डिबेट। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट है, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स ऑफन यूज देयर इन्फ्लुएंस टू इंटिमिडेट वोटर्स, मिसयूज स्टेट मशीनरी एंड इंडल्ज इन करप्ट practices. Their presence in legislatures undermines the rule of law and erodes the trust in democratic institutions. Democracy, इब्राहम लिंकन ने बताया था, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम और ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और यहाँ डेमोक्रेसी का जो बेसिस होता है वो होता है इलेक्शंस। इट इज अ बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। एंड इफ इलेक्शंस आर हैम्पर्ड, इफ इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी में जनता की फेथ है वो इरोड होने लगेगी। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन, उनमें जो हमारा फेथ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इट ऑल्सो लीड्स टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड कैन हिंडर इफेक्टिव गवर्नेंस। ये लोग अगर इलेक्शंस में अपनी इन्फ्लुएंस को यूज कर सकते हैं तो क्यों ये लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या जो जैसे कि सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को यूज नहीं कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2002 में इस मैटर को कॉग्निजेंस लिया था इन द केस ऑफ एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर करना होगा, उनकी जो भी चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, चाहे वो क्रिमिनल चार्जेस हो या कोई भी चार्जेस हो, उनको डिक्लेयर करना होगा अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, अपने एसेट्स, अपने क्रिमिनल चार्जेस, इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट, इन 2013 लिली थॉमस केस, लिली थॉमस केस। तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्ज शीटेड एमपी यानी या एमएलए यानी जिसके खिलाफ चार्ज शीट बन चुकी है, चार्ज शीटेड एमपी या एमएलए अगर है जो कि सिटिंग है, जो कि ऑफिस होल्ड किए हुए है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी एक एमपी हूँ, एक एमएलए हूँ और अभी मेरे पास ऑफिस है लेकिन मेरे ऊपर एक चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट है यानी मेरे ऊपर केस चल रहा है। अगर ये केस खत्म हो जाता है और मुझे कन्विक्ट कर दिया जाता है इसमें, तो एक प्रोविजन है कि 3 महीने की नोटिस देनी पड़ती है किसी भी एमपी या एमएलए को अरेस्ट करने से पहले। वो जो 3 महीने की नोटिस का पीरियड है वो इस केस में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्जशीट में मेरे खिलाफ जो चार्जेस लगी हैं वो प्रूव हो चुकी है। क्योंकि 3 महीने आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी इतना टाइम हमारे कंट्री में जो केसेस हैं वो ऑलरेडी सालों साल चलती है, और 3 महीने मतलब देर आर हाई चांसेस कि वो जो रिजल्ट है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी पार्टीज हैं उनको अपनी वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर, प्लस न्यूज़पेपर्स में जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनको पब्लिश करना पड़ेगा, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट्स, इनको पब्लिश करना पड़ेगा ऑफ कैंडिडेट्स। तो इन सब से हमें ये सुप्रीम कोर्ट की हमेशा कोशिश रही है कि जो वोटर है यानी हम नॉर्मल पब्लिक, हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि हमारा जो कैंडिडेट है उस पे कहीं कोई चार्जेस तो नहीं है, और अगर है भी तो किस तरीके की चार्जेस है, क्या ऐसे चार्ज वाले कैंडिडेट को हम वोट दे सकते हैं। बट अफसोस कि ये जितनी भी चीजें हैं, और मैक्सिमम जो हमारा वोटर ग्रुप है वो इलिटरेट है, क्योंकि लिटरेसी, अब आप खुद देखिए, वेबसाइट, सोशल मीडिया, क्या एक गांव में रहने वाला इंसान वेबसाइट देखेगा कभी? या हम ही, क्या हम कितनी बार हम में से आपने, मैंने या आपने किसी भी पार्टी की वेबसाइट को खोल के देखा है और अपने कैंडिडेट के बारे में जानने की कोशिश की है? बट एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एज अ हेल्दी सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेसी, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी कि हम ये चेक करें कि जो भी हमारा कैंडिडेट है वो डिजर्विंग भी है या नहीं है। तो अपकमिंग इलेक्शंस में मेक श्योर कि एक बार जाकर के आप अपनी, जो जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं या जिस भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाकर के अपने कैंडिडेट के बारे में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को एक बार चेक जरूर करिएगा। तो शायद हो सकता है कि ये जो 43% का नंबर है ये थोड़ा डिक्रीज हो जाए हमारी अपकमिंग लोकसभा में। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। बट ये टैरिफ जो है ये लगाया जाता है इंटरनेशनली, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के गुड्स पे लगाती है। अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उन गुड्स पे हम टैरिफ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर यूएस से मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता है तो उस पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोलते हैं टैरिफ। और ये दो तरीके की टैरिफ्स होती हैं, दो तरीके की होती हैं ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो टैरिफ एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन हो गया कि हम अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके का टैक्स लगा रहे हैं ताकि कम से कम हो सके जो हम इंपोर्ट करें। जैसे कि, और इंडिया इसको यूज करता है मोस्टली एग्रीकल्चर के केसेस में।
क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो अगर हम चावल दाल जो है वो इंपोर्ट करने लगेंगे तो हमारी कंट्री के फार्मर्स जो चीज उगाएंगे उनका उसका उन्हें जो सही प्राइस है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीकल्चर पे हम टैरिफ्स का यूज करते हैं, इंक्रीज्ड टैरिफ्स का। तो यहाँ बात हो रही है एडीबी के बारे में कि अभी जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी एडीबी के बारे में, सेम चीज हम यहाँ भी देखते हैं। तो एडीबी ने कहा है कि इंडिया नीड्स अ सिंपलर टैरिफ पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्यों सिंपलर टैरिफ पॉलिसी? यानी अभी इंडिया की जो टैरिफ पॉलिसी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। हम देखते हैं इंडिया की अभी टैरिफ पॉलिसी है क्या। मिक्स्ड सिस्टम। India's tariff regime utilizes a combination of bound rates, यानी जो रेट्स अग्री की जाती हैं डब्ल्यूटीओ में, और अप्लाइड रेट्स, एक्चुअल ड्यूटीज लेविड एट द बॉर्डर। दिस अलाउज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन एडजस्टिंग द टैरिफ्स। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ आ गया। दूसरा, फोकस ऑन प्रोटेक्शन। Traditionally, India's policy focused on protecting domestic industries from foreign competition through higher tariffs. However, there is a recent trend towards openness, increased openness. शुरू शुरू में इंडिया की जो इकोनॉमी थी, हम क्लोज्ड इकोनॉमी में ज्यादा बिलीव करते थे। अगर आप 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, तो आप जानते होंगे कि इसके पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करते थे फॉरेन कंट्रीज से, जिसकी वजह से, और ये करने के लिए हम हाई टैरिफ्स का इस्तेमाल करते थे। Sectoral variations. Traditional tariffs very significantly vary across sectors. Agriculture has हायर टैरिफ्स कंपेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैंने बताया क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी हमारी 48% के अराउंड जो है वो एग्रीकल्चर या फिर हमारी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो अगर एग्रीकल्चर में हम हाई टैरिफ्स नहीं लगाएंगे तो ये जो 48% लोग हैं इनका जो ग्रोथ है वो खतरे में आ जाएगा। Non-tariff barriers. India also uses non-tariff barriers like technical standards to regulate imports alongside tariffs. Tariffs के अलावा हम non-tariff barriers भी यूज करते हैं, जैसे कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की। अगर कोई चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिर से हम मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे कि इन स्पेसिफिकेशंस को मीट करने वाली चीजें ही इंडिया में इंपोर्ट हो सकती हैं, बाकी चीजें इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो एडीबी ये क्यों कह रहा है कि इंडिया को जो है वो एक सिंपलर पॉलिसी की जरूरत है? क्यों? क्योंकि हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, हर कोई तो पूरी ट्रेड पॉलिसी पढ़ता नहीं है, तो उनके लिए इसको प्रोसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो इंपोर्ट्स जो है अगर वो कम हो जाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो है, और बाकी कंट्रीज का मान लीजिए कि ये टैरिफ बैरियर्स जो है वो कम रहेंगे, तो एक्सपोर्ट इजी हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड है ये अगर बैलेंस होता है तो इट्स गुड। बट अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट्स बिल्कुल नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्रीज पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिस वजह से ये जो एक ग्लोबल इमेज है इंडिया की वो खराब हो सकती है। अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैरिफ रेट्स कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस प्लानिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। की अगर टाइम टू टाइम हर 2-3 महीने में अगर टैरिफ चेंज होते रहेंगे, तो आज अगर हमको इंपोर्ट करना है, फिर मेरा एक प्रोडक्शन जो है अभी स्केड्यूल्ड है और दूसरा प्रोडक्शन बैच जो है वो 3 महीने के बाद स्केड्यूल्ड होगा, और टैरिफ अगर चेंज हो जाएगा तो मेरा जो अल्टीमेट सप्लाई कॉस्ट है कि जिसपे हम कंज्यूमर को बेचेंगे उसमें चेंजेस आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए एक सिंप्लीफाइड टैरिफ पॉलिसी रेजिम की जरूरत है। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। हाई टैरिफ कैन लीड टू हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। अगर आप, वो मान लो 100 रुपए का सामान है जिसपे कि गवर्नमेंट जो है वो 50 रुपए का टैरिफ लगाती है, तो अल्टीमेटली जो सेलर है वो ये 50 रुपए अपने पॉकेट से तो नहीं देगा, वो इसको 150 रुपए करके बेचेगा। तो इस 100 रुपए पे ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट रख रहा था, बट अब ये जो बाकी के 50 रुपए है ये कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो चीज कंज्यूमर को 100 रुपए में मिल सकती थी वो अब 150 रुपए में मिल रही है। Global trade integration. A protectionist policy can hinder India's integration with the global economy. Way forward, तो देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन यानी सिंपलर टैरिफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स कैन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, प्रेडिक्टेबिलिटी,
कि प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि आगे चल के क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो उस हिसाब से अपनी जो बिजनेस की प्लानिंग है वो कर सकें। कैलिब्रेटेड प्रोटेक्शन, बैलेंसिंग प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विद प्रमोटिंग कंपटीशन एंड कंज्यूमर वेलफेयर इज क्रूशियल। एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है टैरिफ्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन और ट्रेड के बीच में। अगर बिल्कुल ही हम एक तरफ झुक जाएंगे तो दूसरा तरफ एडवर्सली इम्पैक्ट हो जाएगा। ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन करने की ज़रूरत है अलग अलग कंट्रीज से, ताकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है यानी हमारा जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज के फेवर में हो सके और कोई भी एक कंट्री उसके नुकसान की भरपाई ना करे। इसी के साथ हमारा जो न्यूज एनालिसिस था वो खत्म हो गया, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे। और आज का एडिटोरियल एक ही इंपॉर्टेंट है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम देखते हैं आज का कौन सा एडिटोरियल है। अ बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो आर्टिकल है ये अभी रिसेंटली हम सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है सोनम वांगचुक के बारे में। ये एक मैग्सेसे अवार्ड विनर है, इसके अलावा एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। तो ये जो सोनम वांगचुक है ये लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, लद्दाख के अगर देखा जाए तो पहली नज़र में ये एक पॉलिटिकल लड़ाई नज़र आती है कि ये लद्दाख की स्टेटहुड के लिए लड़ाई कर रहे थे। फास्ट अन टू डेथ पे बैठे थे सोनम वांगचुक, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया है। बट अगर गहराई से सोचा जाए तो ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, ये एक एनवायरमेंटल लड़ाई है। लद्दाख हमारी कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, और इसको ये क्लाइमेट अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल क्यों? क्योंकि यहाँ माउंटेन्स हैं, सेस्मिकली एक्टिव जोन है। सेस्मिकली एक्टिव मतलब कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स आने का खतरा है। दूसरा, यहाँ ग्लेशियर्स हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हैं एक चीज से, जो है क्लाइमेट चेंज। तो सोनम वांगचुक की जो लड़ाई है वो सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट है कि गवर्नमेंट को मेजर्स लेने होंगे कि क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करें, ताकि वहाँ की माउंटेन्स को, वहाँ की ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। India's majestic hilly regions encompassing the Himalayas, Western Ghats, and other regions are witnessing a stark reality, the alarming impacts of climate change. These fragile ecosystems are experiencing a faster rate of warming compared to the plains, making them particularly vulnerable. अगर आपको याद होगा तो एक मूवी आई थी केदारनाथ, और उसमें जो एक्टर था उसकी डेथ हो जाती है इन फ्लड्स। केदारनाथ जो मूवी है वो एक्ट रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो 2013 में उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे। और ये फ्लड्स बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि 100% नेचुरल कॉजेज की वजह से थे, इसके पीछे बहुत सारे मैन मेड कॉजेज थे, जैसे कि रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन। हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, और पेड़ जब कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा, हम देखते हैं कि अब ये यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कॉजेज क्या क्या है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। अब टूरिज्म बढ़ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो अच्छा है, बट अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तो टूरिज्म बढ़ रहा है मतलब होटल्स बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, और इन सब से अल्टीमेटली एमिशंस बढ़ेंगे, और ये इम्पैक्ट करेगा यहाँ की नेचुरल क्लाइमेट को, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल सकते हैं, जो लेक्स हैं वो सूख सकते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। टेम्परेचर इंक्रीज, पूरी दुनिया को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। हम देख रहे हैं कि अभी इस समय ही एक कहीं ना कहीं एक इन द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत सारी जगहों पर हीट वेव्स का जो वार्निंग है वो जारी कर दिया गया है। तो इन सब की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं,
दूसरा हम देखते हैं चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. Rainfall patterns are becoming more erratic with increased instances of extreme weather events like floods and droughts. पिछले साल हमने देखा था न्यूज में जोशीमठ के बारे में. जोशीमठ में अचानक से जो ग्राउंड में क्रैक्स डेवलप होने लगे थे, तो ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं था. इट वाज बिकॉज ऑफ रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड. तो ये जो लड़ाई है लद्दाख की, ये सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये उन सारे स्टेट्स की है जो हमारे नॉर्थ में लोकेटेड हैं, सारे यूनियन टेरिटरीज की हैं, जैसे कि JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं इक्वली इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो वाटर स्केर्सिटी, इंक्रीज डिजास्टर्स जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो फ्लोरा है, फौना है, पेड़ को तो हम काट ही दे रहे हैं, तो जो जानवर हैं, फॉर एग्जाम्पल आज बहुत बार न्यूज में देखने को मिलता है कि लेपर्ड जो है वो घर में घुस गया. अब लेपर्ड के घर में अगर हम घुस जाएंगे तो लेपर्ड तो हमारे घर में घुसेगा ही, क्योंकि उसके फॉरेस्ट जो उसका रहने का इलाका है उसको हम कट कर दे रहे हैं. तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो कहाँ जाए. उनके लिए इतना रैपिड चेंज जो है वो इजी नहीं होता है. इसीलिए जो या तो वो ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, या अल्टीमेटली वो लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं, जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को फेस कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑन livelihoods. Agriculture, tourism, other livelihoods heavily dependent on the natural environment are severely affected by climate change. Example हम लेते हैं मनाली का. मनाली में कुछ टाइम पहले तक बहुत सारा टूरिज्म होता था वहां की स्नो को देखने के लिए, बट अब जाके अगर आप वहां की स्नो देखिएगा तो वहां आपको बिल्कुल काला स्नो दिखेगा. क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं. तो अल्टीमेटली आज नहीं तो अगले 5-6 सालों में वहां का जो टूरिज्म अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा. तो जरूरी है कि हम उनको प्रिजर्व करें. तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट ना करें. देयर हैज टू बी डेवलपमेंट, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की जिससे कि हमारा इकोनॉमी भी ग्रो हो इन स्टेट्स की, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इकोनॉमी प्लस इकोलॉजी, कि आगे आने वाली जनरेशन्स कम से कम देखे तो ये जो सीनिक ब्यूटीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सिर्फ किताब में उनके लिए ना रह जाए, वो रियलिटी में भी इन चीजों को देख सके. तो क्या है हमारा मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज? तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी. मिटिगेशन का मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करना. अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए दो स्ट्रैटेजी होती है, एक मिटिगेशन, दूसरा अडेप्टेशन. मिटिगेशन मतलब जो चीज हो रही है उसको कम करने की कोशिश करना. अडेप्टेशन मतलब जो चीज हो चुकी है उससे एडजस्ट करने की कोशिश करना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकल पीपल को आप इन्वॉल्व करिए कोई भी प्लान बनाने से पहले, ताकि वो उस एरिया को ज्यादा अच्छे से समझते हैं रादर देन जो लोग नहीं समझ पॉलिसी बना रहे हैं. तो उनसे इनपुट्स लीजिए और उसके बाद एक बेटर पॉलिसी डिजाइन करिए. By taking comprehensive action on mitigation, adaptation, and community-based solutions, India can build a resilience in its hilly regions and protect their invaluable ecologic, economic and cultural significance. ये सिर्फ हमारी इकोलॉजी नहीं है, ये हमारा कल्चर है, हमारी इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है. अगर इन एरियाज को अच्छे से डेवलप किया जाए, तो जैसे स्विट्जरलैंड, तो क्या हम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं. उसके लिए हमें परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी. That's all from my side from today. Stay tuned to Sarvodaya IAS YouTube channel for more upcoming interesting analysis and current affairs. Thank you.